अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, ये है राजदान उर्दू यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं अफगानिस्तान पर बनने वाली सीरीज़ की ऑडियो वीडियो। अमेरिका ने इस जंग में पाकिस्तान की खिदमत की कीमत $40 करोड़ लगाई थी, जो उमूम फली कहकर रद्द कर दी गई थी। बात $3.2 अरब की इमदाद और F-16 की खरीदारी समेत भारी अस्करी साज व सामान खरीदने की इजाज़त के एवज़ तय हुई थी। पाकिस्तान की नज़र सिर्फ मगरिब की समत वाले हमसाए पर ही नहीं थी, मशरिक़ पर भी थी। CIA के डायरेक्टर विलियम कैसी ने जनवरी 1984 को सदर रेगन और काबीना को सोवियत अफगान जंग पर प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। 4 साल पहले कराची में ली एनफील्ड राइफल्स का पहला कंटेनर पहुंचा था। कैसी ने बताया कि इन बरसों में 17,000 सोवियत फौजी हलाक और जख्मी किए जा चुके हैं। मुजाहिदीन अब अफगानिस्तान का 62% इलाका कंट्रोल करते हैं। सोवियत यूनियन 350 से 400 के दरमियान जहाज गंवा चुका है। मुजाहिदीन 2,750 टैंक और बख्तर-बंद गाड़ियां तबाह कर चुके हैं। 8,000 जीपें और दूसरी गाड़ियां तबाह की जा चुकी हैं। सोवियत यूनियन इस जंग पर $12 अरब खर्च कर चुका है। इस तबाही को खरीदने के लिए अमरीकी टैक्स दहिंदगान का खर्चा $200 मिलियन आया है, जबकि इतना ही खर्च सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी GID के प्रिंस तुर्की ने किया है। ये चौंका देने वाले अदाद शुमार थे। इससे सस्ती और मुअस्सर जंग नहीं की जा सकती थी। पाकिस्तान ने इसमें अपना किरदार अदा करने के लिए एक शर्त रखी थी, वो ये कि अमेरिका बराह रास्त इस जंग में कुछ नहीं करेगा। किस अफगान ग्रुप को कितनी सपोर्ट करनी है, ये ऑपरेशन किस तरीके से किए जाना है, कौन हथियारों का हकदार होगा, अमेरिका में मुदाखलत नहीं करेगा। इसको प्लान पाकिस्तानी एजेंसी करेगी। CIA का कोई भी फर्द अफगानिस्तान नहीं जाएगा। CIA ने बखुशी इसको कबूल कर लिया था। वो खुद भी पीछे रहना चाहते थे। अगर बराह रास्त अमेरिका के मुलव्वस होने के शवाहिद मिल जाते तो बात बढ़ सकती थी। सर्द जंग के 2 न्यूक्लियर हरीफों के दरमियान ये संगीन मसला बन सकता था। उनको इससे भी दिलचस्पी नहीं थी कि कौन कहां पर जायज मुनाफा कमा रहा है और कौन दूध पर से मलाई ज्यादा ही उतार रहा है। वो बैंक ऑडिटर नहीं थे, इनको गरज नताइज से थी। ये सरमायाकारी उनको बड़ी कम कीमत में वो दे रही थी जो उनको मतलूब था। मुर्दा रूसी फौजी, बहुत से मुर्दा रूसी फौजी। इस बुनियाद पर वो हासिल कर लिया जो केस मांगते आए थे, मजीद बजट और ज्यादा इख्तियारात। अक्टूबर 1984 में इस बजट में बड़ा इजाफा कर दिया गया। सऊदी एजेंसी की तरफ से भी इतना ही इजाफा होने के बाद अब इस जंग के मकासद तब्दील हो रहे थे। अमेरिका ने इसमें अपना हिस्सा इस उम्मीद पर डालना शुरू किया था कि सोवियत यूनियन के लिए ये जंग महंगी हो जाएगी। अब मकासद का दायरा वसी हो सकता था। जंग के इब्तिदाई सालों में पाकिस्तान को खौफ था कि अगर कार्रवाई ज्यादा शदीद की गई तो ऐसा न हो कि सोवियत यूनियन बराह रास्त पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन कर दे। इसलिए सदर की तरफ से बार बार ये कहने को मिलता था कि अफगानिस्तान की हांडी हल्की आंच पर पकानी है, ऐसा न हो कि कहीं उबल कर गिर जाए। सोवियत यूनियन की सलाहियत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। अब एतमादा गया था कि सोवियत फौज के लिए ये करना मुमकिन न होगा। हमलों में शिद्दत लाई जा सकती थी। इस साल के आखिर में CIA के चीफ ने सबसे पहली मर्तबा अफगान मुजाहिदीन की ट्रेनिंग कैंप का दौरा जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के हमरा किया। ट्रेनिंग के लिए आए रनरूटों से तकरीर करते हुए अब अल्फाज ये कहे जाते थे, काबुल को जलना होगा। ज़ियाउल हक अगरचे दीनदार थे, लेकिन ईरानी हुकूमत सऊदी अरब के अखवान के अंदाज के रेडिकल नहीं थे। कॉलोनियल दौर में तरबियत याफ्ता मौका शनास सियासतदान थे। पाकिस्तान इस वक्त खुद को दुनिया में तन्हा महसूस कर रहा था। न ही सोवियत ब्लॉक में था और अमेरिका से ताल्लुकात भी सरमेहरी का शिकार थे। इंडिया से जंग में हजीमत उठाए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था। जदीद हथियार उसको नहीं मिल रहे थे। न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के हवाले से आलमी दबाव था। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर दुनिया की तरफ से प्रेशर था। दूसरी तरफ पाक अफगान तनाज़ा पुराना था।
एक खतरा यह नजर आ रहा था कि काबुल के कम्युनिस्ट अफगान और पाकिस्तान पुश्तों को इकट्ठा करने की कोशिश कर सकते हैं। अलहदगी पसंद तहरीक शुरू हो सकती है। एक और मसला उन्हें अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ और जारहाना अज़ाइम रखने वाली हुकूमत के आ जाने से था और इंडिया के यहाँ पर असर से था। कौमी सलामती, पड़ोसी मुल्क से गैर दोस्ताना हुकूमत का खात्मा, भारी अमरीकी इमदाद, पाकिस्तान को अहमियत और जदीद हथियारों का हुसूल कौमी सतह पर होने वाले फ़वाइद थे, जबकि अपने ज़ाती इक़्तिदार के लिए भी इस जंग में हिस्सा लेना सूदमंद था। दोस्त बन जाने के बाद उन पर से दाखिली मामलात में इस्लाहात का आलमी प्रेशर हिट जाता। इस जंग में न कूदने की कोई वजह नहीं थी। सवाल सिर्फ यह था कि हांडी को कितने दर्जा हरारत पर पकाया जाए। ISI का अफगान विंग इस दौरान 60 अफसरों और 300 NCOs पर मुश्तमिल था। ज़्यादातर पठान मेजर और कर्नल थे जो पश्तो बोलना जानते थे और इस इलाके में सादा कपड़ों में फिरते वक्त पहचाने नहीं जाते थे। उनका ज़्यादातर काम माल पहुंचाना और पैसे तकसीम करने का था। 1981 में $30 मिलियन से यह बजट 1983 में $200 मिलियन हो गया था। सऊदी अरब उसे दुगना कर देता था। यह सोवियत यूनियन की तरफ से काबुल के कम्युनिस्टों को दी जाने वाली इमदाद के आगे फिर भी कम था, जो सालाना $1 अरब थी। रेगन को दी जाने वाली रिपोर्ट से 4 साल कबल हथियारों की आमद ली एनफील्ड की 303 राइफल से शुरू हुई थी। इसके बाद चीन से आने वाली कलाशनिकोफ और गोले, मशीन गिने और RPG। मिस्र में सोवियत यूनियन से जो हथियार खरीदे थे, इनमें से भी फाजिल माल खरीदा गया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बेनिशान असलहा भी शॉपिंग लिस्ट में था। एक बहरी जहाज के बाद अगला, एक ट्रक के बाद दूसरा ट्रक। GT रोड मसरूफ हो गई थी। पाकिस्तान इसमें अपने किसी भी तरह के किरदार का मुसलसल इनकार करता रहा था। इस्लामाबाद के स्टेशन चीफ कहते हैं कि एक गुफ्तगू में किसी ने मुझे कहा कि जब पाकिस्तान के सदर बार बार हर एक को बताते हैं कि अफगान जिहाद में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं और पाकिस्तान मुजाहिदीन की सिर्फ इखलाकी और सिफारती हिमायत कर रहा है, तो वो अपना चेहरा संजीदा कैसे रख लेते हैं। मैंने जवाब दिया कि ये उनकी महारत है। सदर से जब प्राइवेट बातचीत होती थी तो इस पर के दर्जा हुरत कितना रखना जाए कि हांडी उबल ना जाए और इस आग में कितनी मजीद लकड़ी डाली जाए। 1984 के आखिर तक इस खौफ में कमी आ चुकी थी। ये खुला राज था कि मदद कहाँ से आती है। सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान के अंदर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हांडी की आंच और तेज की जा सकती थी। हांडी की एच और तेज कर दी गई।